गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, परमाणु संरचना। जैसा मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हम जो आपका एलटी सिलेबस है उसमें तो 3 टॉपिक दिए हुए और जेआईसी में ये कंप्लीट है, बट एलटी में भी जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें उसके क्वेश्चंस जो टॉपिक दिए उसके बाहर के क्वेश्चंस थे बच्चों, है ना। तो हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना होती क्या है। तो सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करते हैं परमाणु से कि परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, एक जो है एक गोला होता है जिसके सेंटर में एक धनावेशित भाग होता है बच्चों, जिसको हम नाभिक कहते हैं, है ना, न्यूक्लियस कहते हैं। और नाभिक के अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर धनावेश होता है। उसके बाहर चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, स्टार्ट करते हैं क्लास को और जो है साथ में आप बने रहिएगा बस क्लास में। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 बातें होती है बेटा। जो सेंटर पार्ट होता है उसको मैंने बताया था कि इसको बोला जाता है नाभिक। नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं अपन इसको इंग्लिश में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। और उसके बाहर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, सर्कुलर पाथ, उसमें जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। नाभिक जो है उसके अंदर परमाणु के 2 कण होते हैं, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन और एक को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 कण जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से लिखते हैं और प्रोटॉन को हम स्मॉल पी से लिखते हैं, है ना। ये 2 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में आते हैं और एक साथ में इलेक्ट्रॉन तीसरा। इनके बारे में हमको 3 चीजें याद रखनी है जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो इनका आवेश क्या होता है, दूसरा इनका चार्ज क्या होता है, और एक इनका चार्ज बाय मास का रेशियो क्या होता है, ई बाई एम का अनुपात क्या होता है। इस पे सवाल बनता है कि ई बाई एम का सही क्रम क्या होगा, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो 3 कण होते हैं। सबसे पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों, ये जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन, थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, सर जे थॉमसन ने। और बीच में जो 2 कण आपको दिख रहे हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, है ना, वो की थी किसने, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो था उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज जो थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। 2 बातें बेटा भैया इन सब के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो इनका चार्ज क्या होता है, इनके ऊपर आवेश क्या होता है, चार्ज की वैल्यू याद रखनी है। और दूसरा इनका मास क्या होता है, मास मींस इनका द्रव्यमान कितना होता है, वो आपको याद ही रखना है ना, क्योंकि ये पहले से जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए हुए हैं कि इनका भार, इनका मास इतना इतना होता है। तो सबसे पहले आवेश को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में होता है चार्ज, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आपसे ईएसयू में पूछ ले तो ईएसयू में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। ईएसयू चार्ज की एक इकाई होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 10⁻10। ये कुछ डेटा है जो आपको पहले से एकदम दिमाग में फीड रखने, ठीक है, जिससे आपको आगे और ज्यादा चीजों को समझ में, है ना, समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, मास, वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में कहे तो भैया यहाँ पे 3 पावर कम कर दो, है ना, -28 कर दो तो ग्राम में बन जाएगा। एक और बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सबसे पहले मिलिकन ने डिस्कवर किया था बेटा। किसने डिस्कवर किया था, मिलिकन ने। मिलिकन ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग।
तेल बूंद प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा सबसे पहले ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग से सबसे पहले मिलिकन ने इसके ऊपर चार्ज की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले दो पार्टिकल पे, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना भैया, प्रोटॉन जो था, जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, इसका जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन होता है प्लस में, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, धनावेशित कण है ये। तो इसका चार्ज होता है प्लस में, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है। कितना भारी होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि इसका मास होता कितना है। ये होता है भैया 1.673 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, कितना होता है 1.673 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। आप याद रखने के लिए 1.67 तक याद रख सकते हो और वैल्यू भी इतनी ही पुट कर सकते हो अगर कहीं रखना हो तो। ठीक, वैसे ही न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान और आवेश होता है वो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, परमाणु का उदासीन कण है। उदासीन कण है मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये जीरो चार्ज रखता है। उदासीन कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है, लेकिन इसका द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हल्का सा, बहुत स्लाइटली ज्यादा होता है, हल्का सा भारी होता है ये। किससे? प्रोटॉन से, है ना। कितना भारी है वो भी देखेंगे, उससे पहले इसकी वैल्यू देखो, 1.675 होता है यहाँ, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हल्का सा पीछे जो है यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पे बस पीछे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो हम यूं बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। बात समझ में आ गई आपको? मतलब आपको कहीं अगर डेटा लेना हो तो आप ये ले सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आप बराबर बराबर ले सकते हो। आप यूं कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो बराबर है। करेक्ट। आगे स्टार्ट करते हैं। ये तीनों कणों को हम एक साथ बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ध्यान रखना, परमाणु के मूलभूत कण, इन तीनों को हम बोलते हैं परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत, मेन पार्टिकल, मूलभूत कण। ठीक है, मूलभूत कण इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, परमाणु के मूलभूत कण कहते हैं इन तीनों को। ये 3 कण होते हैं परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ऐसा परमाणु है जिसमें इन 3 फंडामेंटल कणों में से एक नहीं होता है, और वो पार्टिकल जो है वो है आपका, यस, वो जो एटम है वो एटम है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर जो है एक चीज नहीं होती है, वो होती है न्यूट्रॉन। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी में ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए, एक चीज मैं आपको और बताऊं उनके बारे में, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है भैया? कि हाइड्रोजन में एक तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, एक कण आप बार बार सुनोगे, मैं पहले आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मेरे मुंह से आप बार बार सुनोगे, तो आपको दिमाग में उनको फीड कर लेना है कि हाँ, इनका मतलब क्या होगा। तो ये चीजें पहले जब परमाणु संरचना पढ़ते तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि उसका द्रव्यमान और आवेश, चार्ज वगैरह कितना है। हालांकि आजकल एग्जाम्स में वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन जब अभी हम पढ़ रहे हैं तब तक तो हमें वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, याद ही रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक और बात ध्यान रखना, एक और पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, है ना, अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण कहते हैं। इसके बारे में भी ध्यान रखना कि होता क्या है। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। जैसे बच्चों क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम का जो नाभिक है वो आप ले लो, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है उनको हटा दो, तो जो चीज आपके पास आती है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अल्फा कण एक्चुअल में क्या है, ये हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक, हीलियम परमाणु का जो नाभिक है उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल।
हीलियम परमाणु का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। बात समझ में? इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, देखिएगा बोर्ड पे, इसको ऐसे लिखते हैं 2He4, ये तो हीलियम हो गया 2He4, और ऊपर चार्ज आ गया कितना, +2, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने उसके निकाल दिए। तो 2He4+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इसमें 2 प्रोटॉन है और 4 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग 4 मतलब परमाणु भार 4 है और परमाणु क्रमांक इसका भी 2 है। अल्फा के बारे में ध्यान रखना ये चीज कि भैया इसका जो मास होता है वो किसके बराबर होता है और चार्ज जो है वो किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। हाँ, ये अल्फा पार्टिकल जो है हम क्यों कह सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना अल्फा कण का, वो हम कह सकते हैं कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का 4 गुना कह सकते हो आप इसको। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो 4 प्रोटॉन के बराबर है। और इसका जो है ना अल्फा कण का जो चार्ज है, आवेश जो होता है अल्फा कण पे Q, ये आवेश होता है कितना, इलेक्ट्रॉन का दुगना या प्रोटॉन का दुगना, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश क्या है, बराबर है, सिर्फ साइन का ही तो डिफरेंस है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि अल्फा कण में कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और कितना मास होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो अल्फा कण था इनको सबसे पहले यूज किया था, अगर आपको याद हो, है ना, पता हो आपको, तो ये न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी भैया, ये न्यूक्लियस की खोज की गई थी किसके द्वारा, न्यूक्लियस की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। भैया मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा, है ना, सब कुछ डिटेक्ट करवाऊंगा, एक एक लाइन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन जो चीज लिखने लायक है वो लिखूंगा, है ना। ये चीजें एक नॉर्मल जो जब भी हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए, इनके बारे में कोई थ्योरी नहीं होती। यही थ्योरी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, बाकी जो चीजें लिखने वाली होगी मैं एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक, है ना, नियम, सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, हिंदी में, कुछ इंग्लिश में भी, और उसको पूरा मैं बोल भी दूंगा इंग्लिश में, जिसका भी मीडियम इंग्लिश हो वो जो है नोट कर सकता है। ठीक है, चल आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या की थी, नाभिक की खोज की थी। किसके द्वारा की थी, आपको पता हो तो, एक प्रयोग किया था इन्होंने जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, है ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने किया था, और उसके द्वारा किसकी खोज हुई थी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। तो ये कुछ बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है एक परमाणु की संरचना पढ़ते वक्त। अब आगे आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो क्या होता है, जैसे हमने इनके आवेश और द्रव्यमान निकाले, तो जब हम इनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश अनुपात या चार्ज बाई मास रेशियो। आवेश द्रव्यमान अनुपात या विशिष्ट आवेश अनुपात कहते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, तो यहां देखिएगा बोर्ड पे, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है E/m। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर आपसे बोल दे कि भैया इलेक्ट्रॉन का E/m क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का E/m आप याद ही रख सकते हो बाद में, अभी तो मैं बता रहा हूं कि देखो ऐसे आ गया, E/m होता है 1.6 10⁻⁻19, और अनुपात में कर दिया हमने द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, ये मैंने यहाँ पीछे लिखवाया आपको, 9.1 10⁻31 और 1.6 10⁻19 E/m। अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूं, इनको डिवाइड करता हूं, तो बेटा हमेशा क्या होगा, ये सेम ही तो आएगा, कोई चेंज थोड़ी होगा, ये कांस्टेंट है ना, स्थिरांक है, उसको याद रख सकते हो आप। स्थिरांक कितना होता है 1.75 इंटू 10 टू दी पावर, है ना, 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कुलाम प्रति किलोग्राम। किसमें आ जाएगा ये, कुलाम प्रति किलोग्राम। तो ये होता है कुलाम प्रति किलोग्राम में, E/m का वैल्यू कहते हैं इसको। तो याद ही रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का E/m 1.75 10⁻11 कुलाम प्रति किलोग्राम होता है। दूसरा, प्रोटॉन के बारे में कहें अगर आपसे, तो प्रोटॉन का E/m कितना होगा, तो प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय, अब 9.1 तो होता नहीं, उसका वेट तो 1.67 क्या होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -27। अगर ये मैं डिवाइड करूंगा, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही स्थिर है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.67 इंटू 10 टू दी पावर 7। ठीक है,
क्या आती है वैल्यू 8.67 इंटू 10⁷ कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम्स पर केजी। और अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो भैया जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ई जो आवेश है उसका वही जीरो है। अगर चार्ज ही जीरो है तो ई बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन, अगर मैं इसका मास करूंगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27, तो ये मुझे क्या मिलेगा, जीरो। मतलब इसका कोई आवेश द्रव्यमान का अनुपात होता ही नहीं है, ई बाई एम का कोई रेशियो ही नहीं होता न्यूट्रॉन के लिए, जीरो होता है। कारण क्या, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो गया, है ना। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम क्या होता है, प्रोटॉन का ई बाई एम क्या होता है, न्यूट्रॉन का ई बाई एम वैल्यू क्या होता है ना। ई बाई एम सर कहते किसको है, तो ई बाई एम कहते हैं द्रव्यमान जो है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। किसी भी चीज, कोई भी आयन है, उसका आवेश कितना है और उसके द्रव्यमान का अनुपात कितना है, इसको हम एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश बोलते हैं इसको, ठीक है, विशिष्ट आवेश अनुपात कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। अगर आपका बेटा इंग्लिश मीडियम है तो मैं 1 to 1 लाइन टू लाइन इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो उसको इंग्लिश में भी, है ना, लिख सकते हो। विशिष्ट आवेश अनुपात बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं इसको, चार्ज रेशियो, करेक्ट। तो ये ई बाई एम का वैल्यूज होता है इन सब का। इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे ये टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है, ठीक है। अल्फा कण के ई बाई एम का, ई बाई एम का बढ़ता हुआ क्रम लिखो, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम लिखो। आपको बोल दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम लिखो, किसका, ई बाई एम का। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग। चार ऑप्शन बना के दे दिए, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जितने मैं बोर्ड पे पढ़ा दूं, अगर आप उतने क्वेश्चन भी देख लोगे ना, बहुत है। जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा बस उन क्वेश्चन को देखो, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस सीट है आपके पास, उसके क्वेश्चन उससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाओ। ई बाई एम का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो आओ देखो, सबसे पहले इनका ई बाई एम लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया और ये अल्फा कण हो गया, है ना। अभी अल्फा पार्टिकल हमने देखा था, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है 2e और 4m, है ना। न्यूट्रॉन हमने देखा 0/m, कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन हमने देखा E/m, और इलेक्ट्रॉन भी हमने देखा E/m। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या लगा, प्रोटॉन का m मास ज्यादा है, प्रोटॉन का m ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का m जो है वो कम है, इतना सा फर्क है। बाकी ये भी E बाई एम, बाकी सभी E बाई एम। पूरा वैल्यू रख के सॉल्व करके नहीं करना है, रात हो जाएगी। हाँ, इसको सॉल्व करोगे, सब में डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं करना है, कंपैरिजन से करना है कि भैया बढ़ता हुआ क्रम देखना है। तो इसके लिए देखो कितना आ गया, ये आ गया 1/2 आधा, इस तो जीरो ही हो गया। इसका मतलब न्यूट्रॉन तो सबसे लास्ट में गया जीरो, इसका ई बाई एम जीरो है ही नहीं। उसके बाद में ये ई बाई एम है, जबकि ये E/2m है, डबल हो गया ना, m 2m, ऊपर कट कर दोगे तो नीचे 2m आएगा, मतलब 2 का भाग लगा रहे हो, और भी कम हो गया वैल्यू। तो उसके बाद में आएगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के बाद अब ये दो आ गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान देना भैया, किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, बोलो। तो हम कहेंगे भैया इसका द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है तो ई बाई एम कम हो गया। जब डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मास ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन का ई बाई एम कम होगा, और सबसे ज्यादा ई बाई एम किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। ये काफी कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। बोलो भैया बात समझ में आई आपको। हाँ, आगे देखो, एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं। क्वेश्चन दिया है, इनमें से किसका ई बाई एम सबसे ज्यादा होगा, निम्न में से किसका ई बाई एम सर्वाधिक होगा, ठीक है। विच वन हैव हाईएस्ट ई बाई एम, किसका ई बाई एम सर्वाधिक होगा, हाईएस्ट ई बाई एम, ठीक है। और आपको ऑप्शन बना के दे दिए, सबसे ज्यादा ई बाई एम किसका होगा। पहला दे दिया कार्बन प्लस, दूसरा दे दिया हाइड्रोजन प्लस, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया भैया
लिथियम प्लस, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मान लीजिए ऑक्सीजन प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऐसे। और आपसे पूछ लिया इनका किसका E/M सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो E/M सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर ये आपको देखना है तो साफ पता चल रहा है भैया सेकंड वाले का E/M, ठीक है, सेकंड वाले का E/M सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, कारण देखो, सबका निकाल के देखते हैं ना, रटने नहीं है अपने को कुछ भी, 1% भी नहीं रटना है, ठीक है, सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इसका E/M निकालना है तो बताओ भैया, इसका ई मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन है सर, कार्बन में तो 6 होते हैं, 6 होते हैं, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और मास 12 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने 12, इसका मतलब ये हाफ आ गया 1/2, है ना। यहां आ जाओ सर, इसके अंदर तो एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 1/1 1 आएगा ये। लिथियम देखो कितना है, तो लिथियम 3 होता है ना, 3 लिथियम कहां आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 Z3 हो गया। और इसका जो मास है वो मास होता है 7 परमाणु भार, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, है ना, तो ये 7 होता है। और इसके आगे देखो आप ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 और 16। ये भैया सर आप ये ऊपर प्लस चार्ज नहीं देख रहे हो, एक कम कर दो ना, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन जाने या इलेक्ट्रॉन आने की वजह से चार्ज हुआ है, अपने को तो प्रोटॉन देखने, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना जितने हैं। ये ऊपर चार्ज आ जाने से प्रोटॉन पर थोड़ी फर्क पड़ता है, प्रोटॉन थोड़ी निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो प्रोटॉन तो अभी भी कितने इसमें 6 है, 12, 1 1 3 और 7 और 8 और 16। अब देख लो आप सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, सबसे ज्यादा दिख रहा है सेकंड बी, H+ का 1 आ रहा है E/M, है ना। तो E/M से रिलेटेड काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि या तो कभी कभी यही पूछ लेते हैं सीधा ही कि इलेक्ट्रॉन का E/M का वैल्यू कितना होगा, तो 1.75 10⁻11 कूलाम प्रति। कोई भी आपको डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो, है ना, तो एक बार वापस से आप यहाँ पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। बस चीजें समझ में आनी चाहिए, जो आप लेक्चर आज खत्म करते हो तो उसके बारे में सब कुछ आपको आना चाहिए। आगे देखो, एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक, अभी पढ़ेंगे हम समस्थानिक भी क्या होते हैं, उसके बारे में भी हर एक छोटी बात अच्छी बात हम सब पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों का E/M का, तीनों समस्थानिकों का E/M का अनुपात ज्ञात करो, तीनों समस्थानिकों का E/M का अनुपात, रेशियो, ठीक है, अनुपात बोलते हैं रेशियो को, तो अनुपात ज्ञात करो E/M का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन होता है एक तो जिसे प्रोटियम बोलते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, उनके E/M का रेशियो आपको देखना है। तो बेटा पहला होता है प्रोटियम, प्रोटियम होता है 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता है 1H2 ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम जिसको बोलते हैं 1H3, ये तो आपको पता ही है। सिंबल अभी मैं पढ़ाऊंगा भी उसको, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये सब पढ़ाऊंगा। तो ऐसे सिंबल होता है, नीचे होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, और ऊपर होता है जो परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो अब इसको देखकर हम इसका एक रेशियो बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने रेशियो कर दिया, इनका अनुपात बना लिया। बोलो बेटा इसका E/M क्या होगा, ये बताओ, सबका E/M क्या होगा। इसका क्या होगा, एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो E/M का वैल्यू क्या हो गया 1। इसका E/M देखो, तो इसका हो जाएगा, प्रोटॉन अभी भी एक है, समस्थानिक है ना, एक प्रोटॉन है और भार 2 है, और इसका क्या हो गया, एक प्रोटॉन है और भार कितना है 3 है, द्रव्यमान 3 है ना। चार्ज तो सब में एक ही प्रोटॉन है, सिर्फ द्रव्यमान ही तो अलग होता है, उन्हीं को समस्थानिक बोलते हैं। तो इनका समस्थानिक हो गया 1, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/3। अगर मैं इसका अनुपात देखूं तो मैं इसको एक सरल अनुपात में बदल सकता हूं ना। अभी ये क्या है, ये अभी फ्रैक्शन में, भिन्नों में है, मुझे इससे सरल अनुपात में बदलना है, सिंपल रेशियो करना है इसका। तो क्या करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल रेशियो आ जाएगा इसका। ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया
6:3:2, 6:3:2, ये होता है करेक्ट रेशियो किसका, हाइड्रोजन के जो तीनों समस्थानिक है उनके E/M का अनुपात होता है 6:3:2। बोलो भैया क्लियर हुआ टॉपिक। E/M क्या है, किसी का भी पूछ सकते हैं आपको देकर वैल्यू के इसका E/M निकालो या E/M इतना है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग समस्थानिक, उससे पहले हम लोग आते हैं कि ये जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, ठीक है। परमाणु क्रमांक को भैया इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु भार एटॉमिक मास, या कभी कभी इसको मास नंबर भी बोलते हैं, है ना, मास नंबर भी कहते हैं इसको। परमाणु जो क्रमांक है इसको हम डिनोट करते हैं Z से, और परमाणु जो द्रव्यमान है इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, A से। एक को डिनोट करते हैं Z से और एक को डिनोट करते हैं A से। ये दोनों है क्या, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक परमाणु को लिखते कैसे हैं। जैसे कोई भी एटम है उसको हमको लिखना है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं X, ठीक है, हम उसको लिखते हैं X। नीचे यहां पे लिखते हैं हम लोग Z और ऊपर लिखते हैं हम लोग A, नीचे लिखते हैं Z और ऊपर लिखते हैं A, ठीक है। Z का मतलब होता है यहाँ पे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक, ये रियलिटी में बेटा होता क्या है भैया, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो, या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, प्रोटॉन की संख्या। और हम ये भी बोल सकते हैं अगर वो परमाणु उदासीन है, न्यूट्रल है, अगर उस परमाणु उदासीन है तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो हम यूं भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, या अगर वो परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, है ना। अगर वो परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, करेक्ट। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं इसी को। सर ये तो हो गया प्रोटॉन। ए का मतलब क्या होता है सर, तो हम कहेंगे भी ए का मतलब होता है परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोलते हैं इसको आजकल, है ना। तो ए होता है मास नंबर या परमाणु भार। अब ये क्या है सर, ये क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु भार का मतलब होता है किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उनका योग, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन दोनों की संख्याओं का जो योग है P+N की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसको हम बोलते हैं ए मतलब एटॉमिक मास। देखो मैं कंप्लीट इंग्लिश में भी हर एक वर्ड, हर एक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर फिर भी किसी को लगे कोई आप वर्ड चूक जाओ, मीडियम इंग्लिश है और कोई वर्ड मैंने नहीं बोला, या जो है एक ही बार बोला दूसरी बार प्रोनाउंस नहीं किया मान लो, तो आप वापस मुझे कमेंट में पूछ लिया करें सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या इस सेंटेंस को इंग्लिश में एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, करेक्ट। ये आ गया Z एटॉमिक नंबर और A आ गया परमाणु भार या P+N की संख्या। अब बारी आती है न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखो अगर ये P+N है और ये जो है ये किसका है, Z मतलब प्रोटॉन, तो अगर मैं इस प्रोटॉन को इसमें से घटा दूं, A में से ये Z घटा दूं, तो P से P कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको किसी में न्यूट्रॉन देखना हो तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन कैसे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं हम लोग A-Z, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, परमाणु क्रमांक में, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और बात इसको भी ध्यान रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसका एक और भी नाम होता है,
इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। इसको न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ना। एक छोटी से छोटी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, स्मॉल, छोटी से छोटी बात, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी काम यही होगा जो मैं कर रहा हूँ, है ना। आप भी एज अ टीचर बनने के लिए, एज अ जो है ना, नॉलेज गेन करने के लिए हो, तो वापस आपको भी क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी उसके बारे में वापस पूछ सकता है। तो उन सारी चीजों को एक बार अच्छे से आप देखो कि P+N मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स पूछ ले आपसे कि भैया जो है कोई दे दिया परमाणु और बोल दिया उसमें न्यूक्लियॉन कितने होंगे, तो डरने वाली बात थोड़ी है। उसका जो परमाणु भार है वही न्यूक्लियॉन की संख्या है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होगी? 16, है ना। कार्बन का परमाणु भार 12 है तो कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 12। खत्म। तो जितने P+N यानी कि परमाणु भार जो होता है वही वास्तव में क्या होता है? न्यूक्लियॉन की संख्या होती है। इतनी बात क्लियर हुई? एटॉमिक में सर इलेक्ट्रॉन का, हाँ बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं लेते ना इसमें हम किसका मास लेते हैं? केवल हम जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। देखो आप, इसका मास न के बराबर है बाकी दो की तुलना में। ये है 10⁻31, जबकि ये है -27 और -27। तो इन दोनों की तुलना में ये जो है ये क्या है? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब इसको जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मास, सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। और भी खूब सारे कण होते हैं, ये तो मैं 3 बता रहा हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि हम ये 3 ही पढ़ते हैं। अदरवाइज तो परमाणु में 200 से ज्यादा कण होते हैं, है ना। 200 से ज्यादा कण होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके, और बहुत ज्यादा डिटेल है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस पे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूं इस पे कभी कैसे क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी वाइज देखें तो कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया भैया कि एक यूरेनियम 92 है और 238 है। यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, है ना। जैसे बना के दे दिया कि भैया एक कोई परमाणु है आपके पास और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमें पता है नीचे वाली संख्या Z है प्रोटॉन की संख्या, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। उनको माइनस करेंगे तो अपने पास जो है न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। कितना हो गया भैया? प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? तो 92 जो दिया हुआ है वो Z है, प्रोटॉन, है ना। उसके बाद में मास नंबर ये है, तो न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 92। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 92। लास्ट में रह गया अपने पास न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करो, ये ऊपर जो A है उसमें से Z माइनस कर लो, यानी कि 238 माइनस 92, इसमें से 92 माइनस आउट कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 14146, आई थिंक 6 हो गया, 12 94146, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बड़ा सिंपल सा है, बस ऐसे कुछ क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि भैया प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो क्या करना है। जैसे मान लो कोई परमाणु है X है और उस X पर +1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, कम कर दो। प्लस आने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एक कम कर दो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और माइनस आने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो जैसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि X माइनस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें एक और क्या करो, जोड़ दो। -2 आ गया, 2 जोड़ दो। -3 आ गया, 3 ऐड कर लो। -4 आ गया, 4 ऐड कर लो। +2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। +3 आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देखो आपको कैसे एग्जाम में मिल सकते हैं। ये जैसे आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया कि एक परमाणु में, आप लोग सॉल्व करके बताना मुझे करेक्ट आंसर, ठीक है। एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ये तीनों सेम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यदि 2a + 3z
2a प्लस 3z बराबर 140 है, 2a प्लस 3z बराबर 140 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कोई परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर बराबर है और वो एक उसके अंदर जो है 2a प्लस 3z बराबर 140 आ रहा है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? सॉरी, आप फाइंड आउट करिए प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। बताइए भैया, सॉल्व करिए, जो भी अभी लाइव है एक बार अच्छे से सॉल्व करके बताइए। बोलिए, किसी ने सॉल्व किया? कुछ आइडिया हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर है, यदि 2a प्लस 3z उसमें 140 आ रहा है ना, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आइए, 20 होगी। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली कितनी होगी? 20 होगी। होगी 20? चलो देखते हैं, स्वाति जी बता रहे हैं 20 होगी। हाँ कैसे होगी? बोर्ड पर देखो, 2a प्लस 3z, ये वो फॉलो कर रहा है कि उसमें 2a और 3z मिलकर 140 आना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, प्रोटॉन बराबर है न्यूट्रॉन के और बराबर है इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को या तो प्रोटॉन मान लू या न्यूट्रॉन मान लू, कुछ भी मान सकता हूं क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? ए की जगह, बोलो ए की जगह सर आप लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां के लिखूंगा मैं जेड की जगह प्रोटॉन की संख्या, है ना, बराबर कितना हो गया? 140। बोलो सही है, बराबर कितना हो गया? 140। तो 2a प्लस 3z 140 हो गया। ए की जगह मैंने लिख दिया p प्लस एन और z की जगह लिख दिया मैंने p मतलब प्रोटॉन की संख्या होती है। अब मैं इस n को भी p लिख सकता हूं ना, इस n को भी p कर सकते हैं क्योंकि p और n आपस में बराबर है। तो ये हो गया 2 और इसको मैंने कर दिया 2p, p प्लस p, दोनों को p बना दिया और ये हो गया 3p बराबर 140। बोलो भैया सही है ये, है ना? 3p बराबर 140 को सॉल्व किया तो ये आ गया 4p 3p 7p। कहीं पर भी तुमको कैलकुलेशन में भी डाउट लगे कि सर ये कैसे हो गया या कैसे आया, तो वो भी आप मुझसे वापस पूछ लीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा उसको। क्या किया हमने? 2a की जगह लिख दिया p प्लस एन, z की जगह लिख दिया प्रोटॉन, यही होता है। अब p प्लस एन बराबर है तो n को भी मैंने p बोल दिया, तो p और p हो गया 2p और ये 3p और ये इंटू 2p, तो 4p प्लस 3p 7p 140। 7p 140 है तो p किसके बराबर होगा? p बराबर हो जाएगा आपका कितना? 20। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया तो p बराबर क्या आ गया? 20, है ना? इसका मतलब उसमें 20 प्रोटॉन होंगे, 20 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे और 20 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछ ले कि उसका सिंबल क्या होगा, उसका प्रतीक क्या होगा, उसको लिखेंगे कैसे, प्रतीक क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम आता है ना, कौन से नंबर पे? 20 नंबर पे कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, है ना? और कैल्शियम का परमाणु भार जो है वो 40 होता है, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन और 20 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आपके पास, उसका प्रतीक बनाना पूछ लिया कि प्रतीक क्या होगा, तो प्रतीक हो जाएगा कैल्शियम 20 और 40। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस और नो? हाँ, यस और नो जल्दी से बताओ। कल समझ में आ गया कैसे किया? 2a प्लस 3z बराबर 140 था, तो हमने कर दिया a की जगह p प्लस एन और z की जगह p, क्योंकि z प्रोटॉन की संख्या होती है। इसको रख के हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास p आ गया 20। और बताता हूं मैं आपको किस टाइप से, कैसे, क्या लेवल के, है ना, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ देखो, ये आप बाद में जब पैनल मिले तो उस समय भी नोट कर सकते हो उसको,
और हो सकता हो, जहां तक हो सके पैनल का भरोसा मत रखिए, मेरे साथ साथ ही आप थोड़ा थोड़ा समझते रहिए उसको और साथ में थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहिए, है ना। हाँ, बाकी आप चाहे तो बाद में लास्ट में जब आप वापस उसको एक बार रिवाइज कर रहे हो तो उस समय अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन और बताता हूं मैं। ये एक क्वेश्चन है जैसे एक परमाणु का परमाणु भार, एक परमाणु का परमाणु भार 81 है। कितना है? 81 है। एक परमाणु है जिसका परमाणु भार 81 है, ठीक है। और आगे आपको दिया हुआ है 81 के साथ में कि यदि इसमें ठीक है न्यूट्रॉन की संख्या, यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 31.7% ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है तो, ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक ज्ञात करो, एक ही बात है। प्रोटॉन की संख्या कह दो या परमाणु क्रमांक ज्ञात करो, एक ही बात है। चलिए आप लोग ट्राई करिए और मुझे एक बार प्रॉपर्ली आंसर बताइए क्या आ सकता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी अगर उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे ये पूछ लेगा, या उसका सिंबल पूछ लेगा, प्रतीक क्या होगा उसका, है ना। सिंबल पूछ सकते हैं, प्रतीक क्या होगा। चलिए एक मैं बताता हूं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है। एक मैं बताता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, पर लेक्चर पे दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको खुद को करना है ना, खुद को उनका आंसर ढूंढना है, खुद को पहले सॉल्व करके देखना है, नहीं हो तो मुझसे पूछना है। हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस मतलब एक 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। 9th क्लास की मैथ्स का सवाल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। एक परमाणु का परमाणु भार 81 है, इसको भूल जाइए, अभी इसका कोई मतलब नहीं है यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 31.7 ज्यादा है तो एक को मान लेते हैं x, किसको मान लेते हैं? प्रोटॉन की संख्या मान लेते हैं x। माना कि कितने प्रोटॉन है, तो मान लो भैया प्रोटॉन x है, मान लो प्रोटॉन की संख्या जो है वो x है। अच्छा, अगर प्रोटॉन x है तो बताओ बेटा न्यूट्रॉन कितने होंगे भैया? अगर प्रोटॉन x है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन जितनी तो होगी x। अब इस x से ज्यादा भी है, कितना ज्यादा है? x का 31.7% और है, यानी x तो है ही है, प्लस इस x का 31.7% ज्यादा है, 31.7% x का क्या है इसमें और ज्यादा है। अरे बेटा प्रोटॉन कह रहा है न्यूट्रॉन जो है उसका मास, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 31.7 ज्यादा है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने तो है ही है। अब उसका 31.7 और ज्यादा है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये x है, ये हो गया 0.317, 0.317x, यानी ये हो गया 1.317x। 0.317x प्लस x कितना हो गया? 1.317x। x कॉमन आ गया ना, 1 है ना। अब ये आ गया न्यूट्रॉन की संख्या और ये है प्रोटॉन की संख्या। अब मुझे बताओ a इक्वल टू क्या होता है? p प्लस n। a कितना दिया क्वेश्चन में? 81। परमाणु भार कितना है? 81 है। p कितना है? p है x प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 1.317x। अरे परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो हो गया x और न्यूट्रॉन हो गया ये x, 1.371x। ये ऐड कर लो तो एक और जुड़ जाएगा, 2.317 हो गया, 1.317x प्लस x, तो ये हो गया 2.317x, यानी कि 81 इक्वल टू हो गया 2.317x। और अगर यहां से x निकाल दूं तो हो जाएगा 81 अपॉन 2.317।
ये आपको मिलेगा नियरली अबाउट कितना 35 34.96 समथिंग कुछ आएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 35। तो देखो 35 आ रहा है, इसका मतलब ये x किसको माना था आपने प्रोटॉन को, तो उसका परमाणु क्रमांक पूछा है, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक एक ही है, यानी x का मान कितना आ गया 35 आ गया, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया 35 हो गया। अब अगर आपसे आगे पूछ ले उसका सिंबल क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, तो 35 नंबर पे आप, मैं कह रहा हूं जब तक अपन केमिस्ट्री खत्म करेंगे आपको एक एक एलिमेंट के ऊपर का परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद हो जाएगा। अभी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गिवन होता है कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ लिया वो होगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि 35 नंबर पे कौन आता है, ब्रोमीन आता है। कौन आता है, ब्रोमीन आता है 35 पे। तो उसका प्रतीक भी पूछ सकते हैं, ये आपको उसका सिंबल भी पूछ सकते हैं कि सिंबल क्या होगा, तो सिंबल क्या होगा 35 Br 81 उसका परमाणु भार है ना। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छे से देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ, फटाफट से देखो एक बार और ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं इसको रिपीट करूं वापस, और एक क्वेश्चन और बताऊं मैं आपको। एक परमाणु का परमाणु भार 81 है, ठीक है, परमाणु भार 81 है, और उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7 ज्यादा है। तो जैसा वो बोल रहा है वैसे करते जाओ। 31.7% ज्यादा है तो हमने प्रोटॉन x मान लिया, न्यूट्रॉन हो गया x, और x का 31.7% ज्यादा, तो प्लस कर दिया 1.317, a हो गया p प्लस n, 81 इक्वल टू x प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 1.317, तो ये आ गया x बराबर 81/2.317। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 35। तो अराउंड अप्रोक्स जो है ये 35 के करीब आएगा, यानी कि Br 3581 करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, हो सके तो पहले आप लोग ट्राई करना, नहीं समझ में आए वापस पूछना। क्वेश्चन दिया है एक आयन पर -1 चार्ज है, -1 आवेश है। कोई आयन है उस पर चार्ज है -1, ठीक है, एक आयन पर -1 चार्ज है, ठीक है, आवेश है। यदि इसमें क्या दिया हुआ आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, 11.1% अधिक है। कितनी अधिक है, 11.1% ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी, ठीक है, एक आयन पर कितना चार्ज है -1 है, इसमें न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से 11.8% ज्यादा है, तो बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता लगा, बोलो भैया कर लोगे। सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या था, प्रोटॉन से ज्यादा था न्यूट्रॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और उस पर चार्ज जो है वो -1 चार्ज है। तो अब बताइए उसमें कितने प्रोटॉन होंगे। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन वापस पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए कुछ आप ट्राई करिए, कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टार्ट करना है और उस क्वेश्चन को फिनिश करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा इसमें, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ देखो बोर्ड पे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें भी। क्या दिया हुआ है भैया हमको दिया हुआ है कि मान लीजिए वो जो x माइनस है, मान लो वो x है, उस पर चार्ज क्या है -1 है। कुछ भी मान लो, परमाणु x -1 है, कह रहा है ना खुद ही -1 चार्ज है, तो -1 कर लिया। मान लो कि x -1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, x -1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, x है। वो कह रहा है x -1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, x इलेक्ट्रॉन है। और अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी,
तो हमें पता है वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या जितने इलेक्ट्रॉन है उतना तो है ही है, प्लस उसका 11.1% क्या है, ज्यादा है, एक्स का 11.1% ज्यादा है। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, अगर ये पॉइंट डिवाइड कर दूं तो 1.111 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया 1.111x, जुड़ गया ना, एक के अंदर 0.111x जुड़ गया तो कितना आ गया 1.111x, मतलब इतने न्यूट्रॉन होंगे उसमें। अब प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन तो इतने हो गए, हमें इससे तो मतलब नहीं, ये तो काम आता नहीं ना परमाणु भार में। आगे मैंने वहां लिखा नहीं, वहां आप लिख भी देना, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे लिखा है इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार 37 है, ठीक है, इसका परमाणु भार क्या है, वो 37 है, 37 है, ठीक है, इसका परमाणु भार जो है वो 37 है, तब ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। 37 है, तो यहाँ आ जाओ 1.111x आ गया। अब मुझे बताओ भैया सोच के प्रोटॉन कितने होंगे, तो सर प्रोटॉन कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है तो प्रोटॉन एक कम है। अरे भैया प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि ये कह रहा है x माइनस में इलेक्ट्रॉन x है, x माइनस में इलेक्ट्रॉन x है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए x माइनस 1। अभी मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है, दोनों इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों बराबर होते हैं ना। और अगर इलेक्ट्रॉन में हम कह रहे हैं कि e माइनस 1 x है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के x है, तो प्रोटॉन वापस एक कम हो गया x माइनस 1, बात समझ में, x माइनस 1 हो गया प्रोटॉन। अब ये दोनों वैल्यूज रख दो, इसका परमाणु भार a बराबर क्या होगा, p प्लस n, a आपको दिया हुआ है 37 है, p प्रोटॉन की संख्या बोलो कितनी है सर, x माइनस 1 है, और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 1.111x है ना, ये एक और x जुड़ गया तो हो गया 2.111, ये तो प्रोटॉन हो गया ना, ये तो प्रोटॉन हो गया, और ये हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 37 2.111x माइनस 1। देखो अगर कोई डाउट हो पूछ लो, कैलकुलेशन में भी छोटा कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, कुछ भी नहीं किया, ये x प्लस का है, ये प्लस का है, तो जुड़ गया, तो हो गया 1.111 प्लस 1 2.111x, है ना, माइनस 1 है, इसको इधर ले लो तो 38 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.111x इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू आ जाएगा 38/2.111। ये जब अपन इसको इसमें डिवाइड करेंगे 38/2.111, तो ये नियरली अबाउट कितना आएगा बेटा, नियरली अबाउट आएगा 18, लगभग ये आपको मिलेगा 18, 2 से डिवाइड करोगे ना तो 19, तो ये हो ही रहा है, 0.11 से लगभग 18 आएगा, ये लगभग आपको 18 मिलेगा। स्वाति जी ने सही बताया 18 आएगा एग्जैक्टली, ये आपको कितना मिल रहा है 18 मिल रहा है, लेकिन ये 18 सही आंसर नहीं है। ये 18 किसका नंबर है, ये 18 नंबर है इलेक्ट्रॉन का, किसमें x माइनस 1 में इलेक्ट्रॉन का, हमें किसकी संख्या निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या, तो x माइनस 1 17, हमें प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी x माइनस 1, ये हो गया प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी x माइनस 1, यानी कि 18 में से एक और कम कर दो, तो ये हो गया आपका 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, ये एकदम सही है। अगर आगे आपको सिंबल पूछ लिया, प्रतीक क्या होगा उसका, तो प्रतीक बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर पे कौन आता है, Cl 17, परमाणु भार 37 दे रखा है, और चार्ज क्या है -1। देख लो भैया, जहां पर भी, हाँ प्रोटॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 17 है, और उसका प्रतीक पूछ लिया तो हो गया Cl 17 37 -1, ठीक है, -1 उस पर टोटल चार्ज है। तो ये होती है इस टॉपिक पे इस तरीके से सवाल आते हैं। ये मैंने कोई नए क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये बैक साइड में दिए हुए होते हैं, जब है ना सबसे लास्ट में, तो उनमें से यही 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भैया कि एक धनायन पर +3 चार्ज है, +3 आवेश है, +3 आवेश है, एक धनायन पर +3 चार्ज है, तथा इसका, ठीक है, तथा इसका
परमाणु भार ये आपको दे रखा है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 56 है, एक आयन पर +3 चार्ज है और उसका परमाणु भार 56 है। आगे बोल दिया कि यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, यदि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 30.8% ज्यादा है, 30.8% अधिक है, 30.8% अधिक है तो, ठीक है, 30.8% ज्यादा है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या इसमें ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क HW, ठीक है। एक धनायन पर +3 चार्ज है, +3 पॉजिटिव 3 चार्ज है, इसका परमाणु भार 56 है, 56 है, और इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 30% ज्यादा है। सिमिलर क्वेश्चन था, पहले -1 था, इस बार +3 है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 30.8%, न्यूट्रॉन से 30.8, न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 30.8% ज्यादा है। तो अब की बार इसका प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, बोलो बेटा समझ में आया? पहले तो ये बताओ, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया दोनों क्वेश्चंस, ये और इससे पहले वाला, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? हाँ, क्यों भी रिस्पॉन्स कि हाँ सर समझ में आए, नहीं समझ में आया तो मैं उसको वापस रिपीट करूंगा। बोलो भैया, ये क्वेश्चन और उससे पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। +3 चार्ज है, 56 परमाणु भार है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 30.8% ज्यादा है, करेक्ट? ओके, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे देखें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है, यहां से आपको बोहर मॉडल समझ में आएगा, ठीक है, जो दोनों ही सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीआईसी में भी और एलटी में भी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर का परमाणु प्रतिरूप, उसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। आओ देखो बोर्ड पे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पहले आपको क्वेश्चन बताऊं, इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सही नहीं है। हाँ जी जरूर, है ना, टीजीटी का भी साथ में मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW क्या होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक आवेशित कण है, जैसे कोई मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट ये कोई आवेशित कण है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, और ये कोई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मान लो ये इस डायरेक्शन में कहीं घूम रहा है ना, गति कर रहा है, कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। भाई कोई तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बोल देते हैं ई वेक्टर। क्या बोल देते हैं? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं ना, ई वेक्टर हो गया। ई वेक्टर का मतलब है विद्युत क्षेत्र हुआ। अब क्या होगा, हमें ये पता है कि जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में उत्पन्न होता है ना।
तो मान लीजिए इसके आसपास जो है यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसा उत्पन्न हो गया, जैसे ये मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इसको मैं बोल देता हूं ये क्या है, बी, मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं बी वेक्टर। तो हमारे पास दो तरह के फील्ड क्रिएट हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों फील्ड जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होते हैं, है ना, लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उत्पन्न हुआ है, ऐसे, है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उत्पन्न हो रहा है, इस तरह से, है ना, एक दूसरे के लंबवत। एक अगर ऐसा है तो दूसरा इसके ऊपर ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये उत्पन्न होते हैं और एक तरह की क्या बना लेते हैं, ये एक तरह की तरंग बना लेते हैं, और इसी तरंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे? सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वो एक तरंग का रूप ले लेते हैं ना, एक वेव बना लेते हैं, और उसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में ये आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, कि जब आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, जब आवेशित कण यानी कि चार्ज पार्टिकल गति करता है, आवेशित कण चार्ज पार्टिकल गति करता है तो उसके अराउंड, ठीक है, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, दोनों एक साथ क्रिएट होते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या लंबवत होकर तरंग बनाते हैं, एक तरह की वेव बनाते हैं, ठीक है, तरंग बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, तरंग बनाते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसी कोई हार्ड एंड सॉलिड चीज नहीं है, ये सिर्फ दो तरह के फेज है, दो तरह के वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर? सदिश राशियां हैं दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरे के परपेंडिकुलर होकर एक तरंग बना लेते हैं, और उस तरंग को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ में आ गई? और क्या क्या बातें हैं उनको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ ये टॉपिक आपको बताएगा, है ना। आगे देखो, होता क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे खूब सारी होती हैं, जैसे रेडियो तरंगे, जैसे जो है विजिबल दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव्स, है ना, सूक्ष्म तरंगे, IR, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेंज, खूब सारी होती है। तो ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है, ये सभी, इनका जो वेलोसिटी होता है ना, वेग, वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, नहीं सारी की सारी एक ही वेग से गति करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर? निर्वात में, वैक्यूम में, है ना, माध्यम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में इन सबका वेलोसिटी एक समान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों, सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, ना, का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश के वेग के बराबर होती है। सभी जो है इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, ठीक है, बराबर होती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रहे, कहां पर? हर जगह पे नहीं, निर्वात में केवल
क्योंकि प्रकाश का जो हम वेग ले रहे हैं ये निर्वात में ले रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ध्यान रखना, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रेवल करने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, कोई तरह का माध्यम नहीं भी होगा, निर्वात होगा तो भी ये चल सकती है ना, घूम सकती हैं, फिर सकती है, मतलब इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो EMW लिखूंगा मैं इनको शॉर्ट में। EMW के संचरण के लिए, निर्वात या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, अगर वैक्यूम है वहां पे तो भी इनका ट्रेवलिंग हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो पूछा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आगे आते हैं और देखो 3 इंपॉर्टेंट या 4 एक फीचर्स होते हैं। एक वेव जो होती है ना तरंग, उसके 4 फीचर्स होते हैं। एक को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, एक को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, एक को बोलते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, एक होता है तरंग संख्या वेव नंबर, और एक होता है आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। ये 4 चीजें एक तरंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तरंग को समझने के लिए आपको 4 बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है, वो ये है, देखो बोर्ड पे, जैसे ये हमारे पास कोई वेव है और ये वेव की ट्रेवलिंग हो रही है, ठीक है, ये वेव का संचरण हो रहा है इस तरह से, देखिएगा बोर्ड। हमें पता है कोई भी वेव हो, फिजिक्स में आप पढ़ते भी हो, कुछ इस तरह से वेव की ट्रेवलिंग होती है ना। पहले अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, फिर नीचे न्यूनतम ऊंचाई पर जाता है, फिर अधिकतम ऊंचाई पर, जिसे हम आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक वेव का आयाम होता है ये, है ना। तो इनको हम बोलते हैं, अगर आपको पता हो बेटा, कि ये जो पीक्स है, पॉजिटिव पीक्स है, इनको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट। और इनको बोलते हैं टर्फ, ट्रफ। ट्रफ मतलब होता है गर्त। तो ये तो हो गया गर्त और ये हो गया ट्रफ, ये हो गया गर्त और ये हो गया श्रृंग। वैसे ये क्या हो गया, वापस एक और श्रृंग, और ये वापस क्या हो गया, एक गर्त। यानी एक वेव जो होती है वो उनमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। क्रेस्ट ऊपर, ट्रफ नीचे, ठीक है, ऐसे। अब इन 2 क्रेस्ट के बीच में अगर आप एक डिस्टेंस देखें, एक दूरी देखें, किसके बीच में, 2 क्रेस्ट के बीच में, ये पहला क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट, यानी कि 2 श्रृंग। अगर 2 श्रृंग के बीच का डिस्टेंस अपन देखें, ये, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्बडा से, तरंग दैर्ध्य। 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त, 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्बडा से। क्या है लैम्बडा, वापस बताओ। 2 क्रमागत श्रृंग, एक तरंग जो होती है उसका संचरण है, कोई भी तरंग होती है उसका संचरण ऐसे ही होता है, पहले अधिकतम ऊंचाई पे जाती है, फिर अधिकतम नीचे, प्लस में फिर माइनस में। इन 2 क्रमागत श्रृंग के बीच में या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी देख लो, इस दूरी को बोलते हैं अपन तरंग दैर्ध्य। तो 4 बातें आएंगी एक वेव के लिए जो आपको ध्यान रखनी है। उसमें से सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज वेव तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आओ, तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेवलेंथ, वेवलेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्बडा से, लैम्बडा, ठीक है। होता क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी तरंग के 2 क्रमागत, कोई भी तरंग जो है उसके 2 क्रमागत श्रृंग, क्रेस्ट या गर्त, है ना, ट्रफ के मध्य की दूरी, 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्रमागत, एडजेसेंट पास पास वाले श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, ठीक है, दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सर ये जो दूरी है वो एक ही तरंग में अलग अलग हो सकती है क्या, कि भाई पहले ये अलग है, दूसरे वाले में थोड़ी ज्यादा हो गई, तीसरे वाले में कम हो गई, चौथे वाले में ज्यादा हो गई, नहीं हो सकता।
एक तरंग के सारे क्रेस्ट, सारे ट्रफ्स एक जैसे होते हैं। समझ में? ऐसा नहीं होता कि पहले वाला क्रेस्ट थोड़ा छोटा हो गया, दूसरा क्रेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं होता। सारे क्रेस्ट, सारे ट्रफ्स एक बराबर होते हैं। तो ये होती तरंग दैर्ध्य। तो एक्चुअल में ये है क्या? डिस्टेंस, दूरी तो है, इन दोनों के बीच की दूरी तो है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है? दूरी वाली इकाई होती है। तो लैम्बडा की जो यूनिट होती है ना, वो कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, या तो इसकी यूनिट होती है पीएम, या फिर इसकी यूनिट होती है जो है एंगस्ट्रॉम, या इसकी यूनिट होती है एनएम, नैनोमीटर, ठीक है, या फिर इसकी यूनिट होती है म्यूएम मतलब माइक्रोमीटर, या फिर मिलीमीटर हो सकती है, या फिर सेंटीमीटर, या मीटर, किलोमीटर। डिस्टेंस की जो भी यूनिट होती है वो यूनिट आप इसके लिए ले सकते हो। डिस्टेंस की जो भी यूनिट है सारी यूनिट आप इसमें डाल सकते हो। डिस्टेंस की यूनिट, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है, ये क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, 10⁻⁹ -10 मीटर में होती है। तो बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻, पिको मतलब 12, कितना होता है? 12। तो 1 पिकोमीटर मींस 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻−9 मीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, और मिली का मतलब होता है 10⁻3 मीटर। क्लियर? तो किसी तरंग के जो तरंग दैर्ध्य को हमको दिया होगा पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, तो हम उसको चेंज कर देंगे मीटर में। और सेंटीमीटर में लाना है तो इसमें भी सब में क्या करो, 2 पावर कम कर दो। अगर इनको सेंटीमीटर में लाना है, इस मीटर में है, तो 2 पावर कम कर दो, क्योंकि मीटर को 100 से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर बनता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर ऊपर सब में कम कर दो, तो सबके सब किस में आ जाएंगे? सेंटीमीटर में आ जाएंगे। पहली बात समझ में आ गई कि एक तरंग दैर्ध्य क्या होती है? किसी तरंग के 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया बात, है ना? तो ये 2-3 और इसके पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक आता है तरंग संख्या, एक आती है आवृत्ति, और एक होता है आवर्तकाल, है ना? एक होती है आवृत्ति, तरंग संख्या, और एक होता है आवर्तकाल। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे।